हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, धातु कर्म मेटलर्जी, और इसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आता धातु कर्म तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आपका क्लियर करूँगा, तो बिल्कुल घबराइए मत, मेरे साथ जुड़े रहिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरे साथ करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला ही प्रश्न है, धातु कर्म किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, खनिज का वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर बी, खनिज से धातु प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी, खनन की प्रक्रिया। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। तो हमारा जो मेन मोटिव होता है धातु प्राप्त करना, मेटल्स प्राप्त करना, ताकि हम उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सके। अतः यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे धातु का अयस्क है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, हेमेटाइट, सिडेराइट एंड लिमोनाइट। सभी का फार्मूला भी यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। देखिए ये सारे के सारे लोहे के खनिज यहाँ पर हैं, खनिज हैं, लेकिन हम एक ऐसे खनिज का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम धातु को बहुत ही आसानी के साथ और कम खर्च के साथ प्राप्त कर सकें। हम ऐसे खनिज का चयन करेंगे, तो इस खनिज को हम लोग बोल देते हैं अयस्क। तो अयस्क क्या है? अयस्क खनिज ही है, लेकिन एक ऐसा खनिज है जिससे हम धातु आसानी से और कम खर्च में प्राप्त कर सकें। अतः यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हेमेटाइट हो जाएगा। हेमेटाइट लोहे धातु का एक ऐसा खनिज है जिससे हम धातु को आसानी से कम खर्च में प्राप्त कर सकते हैं। अतः करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अशुद्ध पदार्थ से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कुल कितने चरण होते हैं? ठीक है, जब हम खनन करते हैं धातु का तो वह अशुद्ध रहता है। उस अशुद्ध धातु को हम लोग क्या करते हैं? शुद्ध धातु में बदलते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो उसमें कुल 5 चरण होते हैं। कुल 5 चरण होते हैं। पहला चरण होता है क्रशिंग। क्रशिंग मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ये होता है क्रशिंग का तात्पर्य। दूसरा होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, या मैं बोल सकता हूं धातुओं का सांद्रण। धातुओं का सांद्रण। तीसरा चरण होता है ऑक्सीकरण। फिर आता है हमारा चौथा चरण होता है अपचयन, धातुओं का अपचयन करते हैं। और लास्ट में होता है रिफाइनिंग या शुद्धिकरण। रिफाइनिंग या शुद्धिकरण, ये 5 चरण होते हैं धातु को शुद्ध करने के। तो ये पांचों चरण आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये यहाँ पर जो धातुओं का सांद्रण है, सेकंड चरण, द्वितीय चरण में यहाँ पर 3 विधि आती है। मुख्यतः 4 विधि होती है। एक होता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरा होता है झाग उत्प्लावन विधि, और लास्ट होता है रासायनिक विधि। तो दूसरे चरण में कुल 4 चरण और होते हैं दूसरे चरण के अंतर्गत। तो ये 4 विधियां यहाँ पर ये हैं: गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, झाग उत्प्लावन और रासायनिक विधि। तो कुल 5 चरण होते हैं, और 5वें चरण में भी, दूसरे चरण में 4 विधियां यहाँ पर होती है। तो आप इसको नोट कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कौन से चरण में किया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग
दूसरे चरण में होता है और इस द्वितीय चरण में भी 4 विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, झाग उत्प्लावन और रासायनिक विधि। क्लियर है? नेक्स्ट, रोस्टिंग। रोस्टिंग भर्जन प्रक्रिया में किस प्रकार के अयस्कों का प्रयोग किया जाता है? सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, नाइट्रेट अयस्क या इनमें से सभी? तो यहाँ पर भर्जन की प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्क का प्रयोग किया जाता है। तो इस भर्जन की प्रक्रिया में देखो, जैसे लेड सल्फाइड है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हम लोग गर्म करेंगे। गर्म करने पर ये जो है लेड ऑक्साइड में बदल जाएगा, लेड ऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी सल्फाइड अयस्क हैं, जैसे मैं ले लूँ जिंक सल्फाइड, इसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करूँगा तो ये जो है जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है और सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। ये होता है हमारा भर्जन की प्रक्रिया, तो इसको भी आप नोट करेंगे। छठवां है कैल्सिनेशन की प्रक्रिया में क्या होता है? अयस्क को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, अयस्क को ऑक्सीजन के बिना गर्म किया जाता है, अयस्क को वाष्पीकृत करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयस्क को ऑक्सीजन के बिना गर्म किया जाता है। तो एक बार देख लीजिए, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको सिंपल सा गर्म करेंगे तो यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। तो हम ऑक्सीजन के बिना यहां पर गर्म करते हैं धातु के अयस्क को, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो यहां पर फ्रॉड की विधि का उपयोग किस धातु के लिए किया जाता है? जस्ता, सीसा, एल्यूमिनियम या चांदी? तो फ्रॉड की विधि का प्रयोग चांदी धातु के लिए किया जाता है, अतः इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आता होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ आपका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद्युत अपघटनी शोधन का प्रयोग किस धातु के शोधन के लिए किया जाता है? तो विद्युत अपघटनी शोधन ये 5वां चरण स्टेप है, 5th स्टेप है, याद रखना ये 5th स्टेप होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रयोग एल्यूमिनियम के लिए भी किया जाता है और कॉपर धातु के लिए भी किया जाता है। दोनों बी एंड सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एल्यूमिनियम के लिए भी किया जाता है और कॉपर के लिए भी किया जाता है विद्युत अपघटनी शोधन का प्रयोग। ठीक है, इसके अलावा इस विद्युत अपघटनी शोधन का प्रयोग, विद्युत अपघटनी शोधन का प्रयोग कॉपर के लिए तो होता है, एल्यूमिनियम के लिए भी होता है, साथ ही साथ मैग्नीशियम के लिए भी होता है, या मैं बोलूं जितने भी उच्च क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं ऐसे धातुओं के लिए विद्युत अपघटनी शोधन का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट पॉइंट में लिख लेंगे, जितने भी उच्च क्रियाशील वाले धातु हैं उनका प्रयोग विद्युत अपघटनी शोधन के लिए किया जाता है। और धातु की जो क्रियाशीलता है मैंने आपको पढ़ा चुका है धातु एवं अधातु में। यदि धातु एवं अधातु वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो वहां जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, उसको पढ़िए कि धातु की क्रियाशीलता को कैसे याद करेंगे, उसके क्रम को, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बी एंड सी दोनों हो जाएगा। ओके, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे देखते हैं, एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम क्या है? देखो ये सारे के सारे खनिज हैं, एल्यूमिनियम के खनिज हैं ये। अब हम ऐसे खनिज का प्रयोग करेंगे जिससे हम सरलता से और कम खर्च में एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर पाएं, उसको बाहर निकाल पाएं, तो उसका नाम है एल्यूमिना। इस एल्यूमिनिया को हम लोग बॉक्साइट भी बोलते हैं, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक फेमस अयस्क है जिससे एल्यूमिनियम को
बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको। बाकी ये दोनों जो हैं खनिज हैं, एल्यूमिनियम के खनिज सेलेनाइट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो इसको भी आप याद रखेंगे। मेटलर्जिकल फ्लक्स का क्या कार्य है? देखो, मेटलर्जिकल फ्लक्स को हम गैंग को हटाते हैं, गैंग मतलब मैल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मैल को हटाना। मैल को हटाना इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया किस धातु से जुड़ी है? तो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया जस्ता धातु से जुड़ी हुई है, अतः इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, धातु को अपचायक द्वारा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब अपचायक है तो यहाँ पे अपचयन, ऑक्सीकरण, विस्थापन या आयनीकरण। तो अपचायक है तो यहाँ पर अपचयन होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो, धातु की सतह पर सोने की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातु की सतह पर सोने की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो चुंबकीय पृथक्करण में क्या होता है, जैसे हमारे पास अयस्क है, अब इस अयस्क में धातु भी पाया जाएगा और साथ ही साथ इसके साथ अशुद्धि भी होगा, अशुद्धि भी होगा। तो ये अशुद्धि जो है नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, नॉन मैग्नेटिक नेचर के होते हैं, मतलब ये चुंबकीय नेचर के नहीं होते, जबकि धातु जो है चुंबकीय नेचर के होते हैं। ये चुंबकीय नेचर के होते हैं। तो धातु और अशुद्धि में यदि कोई एक चुंबकीय नेचर का है और दूसरा चुंबकीय नेचर का नहीं है, उस स्थिति में चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं और यह लोहे के लिए किया जाता है और लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। अतः ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी धातु सबसे पहले प्राप्त की गई थी? कौन सी धातु सबसे पहले प्राप्त की गई थी? ये एक जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है, अतः जो है आप इसको कमेंट्स में बताएंगे कि कौन सी धातु को सबसे पहले प्राप्त की गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का आप कमेंट्स में आंसर देंगे। नेक्स्ट देखो, धातु को वाष्प बनाकर शुद्ध करने की विधि कहलाती है। कैल्सिनेशन होगा नहीं, रोस्टिंग होगा नहीं, दोनों को अभी मैंने बताया था, मोन की प्रक्रिया होगी नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17, धातु की उच्च क्रियाशीलता किसे दर्शाती है? देखो, जो भी कोई भी धातु हो, धातु के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का गुण होता है। जैसे सोडियम धातु है, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की क्षमता रखता है, एल्यूमिनियम 3+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी इस गुण को उसकी अपचायकता बोलते हैं, अतः ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिश्र धातु स्टील में मुख्य घटक क्या है? अब स्टील है, स्टील एक मिश्र धातु है, अब इसका मुख्य घटक आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा और कार्बन। 19 जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या है? देखो, ये सारे जिंक के खनिज हैं और जिंक को प्राप्त किया जाता है जिंक सल्फाइड से, और इसी को हम लोग जिंक ब्लेंड के नाम से भी जानते हैं, अतः इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 20, वात्या भट्टी में मुख्य ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? वात्या भट्टी में मुख्य ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? देखो, कोयला और कोक दोनों अलग अलग हैं, कोयला और कोक दोनों अलग अलग हैं। जब कोयले का निष्कर्षण किया जाता है, प्रक्रमण किया जाता है, उस स्थिति में उत्पाद के रूप में कोक भी बनता है। तो यहाँ पर याद रखना, वात्या भट्टी में मुख्य ईंधन के रूप में कोक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोयला नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कोक होगा, कोक का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, वात्या भट्टी में अयस्क को प्लस कोक को और प्लस
कैल्शियम कार्बोनेट को एक साथ भट्टी में डाला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, लोहे की वात्या भट्टी में प्रविष्ट कराई जाने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं? तो इसका देखो, इसका इंग्लिश नाम है ब्लास्ट फर्नेंस। ब्लास्ट फर्नेंस होता है इसका इंग्लिश नाम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, नाम में ही उसका आंसर छिपा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा किस प्रकार का होता है? स्टेनलेस स्टील, स्पंजी लोहा, ढलवा लोहा या इनमें से सभी? तो वात्या भट्टी से जो लोहा प्राप्त होता है वो 90%, 90% तक जो है प्योर होता है। प्योर 90% तक प्योर होता है। इसे हम लोग क्रूड मेटल के नाम से भी जानते हैं, क्रूड मेटल के नाम से भी जानते हैं। अतः इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ढलवा लोहा। ढलवा लोहा उसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट देखो, ब्लास्ट फर्नेस की प्रक्रिया में चूना पत्थर का क्या कार्य है? मैंने अभी आपको बताया कि ब्लास्ट फर्नेस में धातु के अयस्क के साथ कार्बन मतलब कोक प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का काम है अशुद्धि को हटाना, उसको हम लोग गैंग भी बोलते हैं। और कार्बन का काम है ताप को बढ़ाना, ताप को बढ़ाना। कार्बन का काम है ताप को इंक्रीज करना। तो यहां पर पूछा है चूना पत्थर बोला है, तो अपद्रव्य को हटाने का काम यहां पर करता है। अतः ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लास्ट फर्नेस में मुख्यतः कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ब्लास्ट फर्नेस में हमारा कार्बन से बनता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड पुनः ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर मुख्यतः कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। मुख्यतः जो है मेन गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड से ही कार्बन डाइऑक्साइड फिर बनता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित प्रक्रियाओं को उनके उपयोग से मिलाइए। उपयोग से हमको मिलाना है, सही जोड़ी मिलाना है। तो याद रखिए, जो बायर विधि है, बायर की विधि एल्यूमिनियम अयस्क को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। मंड विधि जो है धातु पृथक्करण की एक विधि है। विद्युत अपघटन मैंने अभी बताया था, तांबे का परिष्करण किया जाता है। और वाष्पीकरण, टीन को शुद्ध किया जाता है। टीन शुद्ध करने के लिए वाष्पीकरण का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, एक होता है द्रवीकरण। याद रखना, विधि में एक होता है द्रवीकरण। द्रवीकरण से हम लोग लेड धातु को जो है हम लोग पृथक करते हैं, लेड धातु का हम लोग शोधन करते हैं। और एक होता है आस्वन। आस्वन से जो है हम लोग जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों धातुओं का हम लोग शोधन करते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। आप यहाँ पर अपना थिंकिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हेमेटाइट से लोहा ब्लास्ट फर्नेस में निकाला जाता है। जी हाँ, लोहा जब हम निकालते हैं तो ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग करते हैं। बिल्कुल 100% सही है। और कारण बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस में कोक हेमेटाइट को कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा घटाता है। जी हाँ, कारण भी यहाँ पर सत्य है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अतः ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 27, कथन बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को विद्युत अपघटन विधि से प्राप्त करते हैं। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को विद्युत अपघटन विधि से प्राप्त करते हैं। जी हाँ, सही है। कारण देखिए, कारण एल्यूमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है। तो ए और आर दोनों यहाँ पर सत्य हैं। और यहाँ पर जो है आर जो है ए की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। बिल्कुल ये 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 28, साइनाइड विधि द्वारा थिंकिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे, कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। साइनाइड विधि का प्रयोग सिल्वर और गोल्ड के निष्कर्षण में किया जाता है। कारण बोलता है ये धातुएं अपने अयस्कों में साइनाइड के साथ स्थायी यौगिक बनाते हैं। तो यहां पर भी ए और आर दोनों यहां पर सत्य हैं और साथ ही आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो याद रखना जो सिल्वर और गोल्ड है दोनों के लिए मैक आर्थर, इसका इस विधि का पूरा फुल नाम है मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड विधि बोलते हैं इसको। ये वैज्ञानिक के नाम पर ही पड़ा है। मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है सिल्वर और गोल्ड के निष्कर्षण में, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है सही जोड़ी मिलाइए। इधर धातु दिया हुआ है और दूसरे तरफ निष्कर्षण विधि दिया हुआ है, इसको हमको बताना है। मैंने अभी आपको बताया था सोने का प्रयोग जो है साइनाइड विधि, सोने का निष्कर्षण साइनाइड विधि के द्वारा प्रयोग करते हैं। जिंक जो है आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम जो है विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करते हैं और लोहा रिडक्शन विधि का प्रयोग करते हैं, घटाते हैं उसको कोक का इस्तेमाल करके। अतः ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सॉल्वेंट का उपयोग किस विधि में किया जाता है। सॉल्वेंट का उपयोग किस विधि में किया जाता है? गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, झाग उत्प्लावन या रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि में सॉल्वेंट का प्रयोग किया जाता है। तो जो स्टेप नंबर 2 है, धातु को शुद्ध करने की टोटल 5 स्टेप हैं। तो इन 5 स्टेप में स्टेप नंबर 2 में आता है सांद्रण। धातुओं का जो सांद्रण है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है, अयस्कों का सांद्रण, उसमें 4 विधियां आती थी। एक होता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है एक बार देखिए। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स वाले मशीन का प्रयोग किया जाता है। अब अयस्क में होता है एक तो धातु होता है और दूसरा होता है अशुद्धि। तो एक का वजन कम होगा, एक का वजन जो है अधिक वजन होगा और एक का वजन कम होगा। तो इसी आधार पर गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, धातु और अशुद्धि दोनों को एक साथ यहां से प्रभावित करते हैं। जब पानी के साथ एक साथ प्रवाहित करेंगे तो जो धातु है ये ग्रुप्स में अटक जाते हैं। धातु जो है इन छोटे छोटे ग्रुप्स में जो है अटक जाते हैं और अशुद्धि जो है यहाँ पर एकत्र हो जाता है। अशुद्धि इस प्रकार से अलग हो जाती है और धातु यहाँ पर अलग हो जाता है। ये था गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का कॉन्सेप्ट। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है, एक का वजन कम होगा, एक का वजन अधिक होगा और ऐसी ग्रुप्स नुमा संरचना में पानी के साथ बहाव करेंगे तो जो हल्का होगा वो बाहर निकल आ जाएगा और जो वजन जिसका अधिक होगा वो ग्रुप्स में अटक जाएगा। चुंबकीय पृथक्करण विधि मैंने आपको बता दी थी। और झाग उत्प्लावन विधि में क्या होता है एक बार इसको देख लीजिए। झाग उत्प्लावन विधि में जो है हम लोग एक बकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक जो है और इसी में हम लोग धातु, इसमें हम लोग पानी का इस्तेमाल करेंगे और धातु और अशुद्धि दोनों को मतलब अयस्क को एक साथ इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के पश्चात इसमें हम लोग बाहर तरफ से जो है वायु का प्रवाह करते हैं। वायु का प्रवाह करने से यहाँ पर क्या होता है, झाग उत्पन्न होता है। तो धातु या अशुद्धि दोनों में से एक जो है द्रव स्नेही नेचर का होगा और दूसरा जो है द्रव विरोधी नेचर का होगा। द्रव
विरोधी नेचर का होगा, मतलब एक पानी के साथ चिपक जाएगा और दूसरा पानी के साथ नहीं चिपकेगा। सीधी सीधी मैं बात करूं, सरल भाषा में यदि बात करूं, तो जो द्रव विरोधी होता है, जो जल विरोधी होता है, वो झाग के साथ जाता है, और जो जल स्नेही होता है, द्रव स्नेही होता है, वो नीचे ही रह जाता है पानी के साथ। तो द्रव विरोधी वाला झाग के साथ जाएगा, याद रखना, झाग के साथ अलग हो जाता है। तो ये था कॉन्सेप्ट झाग उत्प्लावन विधि का। क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी आता होगा, तो यदि आप ये पूरा वीडियो देखे होंगे तो कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ताकि कंपटीशन एग्जाम में आपको बहुत अधिक हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में अगले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ।